हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी साइंस की वीडियो है वो होने वाली है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। जो पादप जगत है उसका वर्गीकरण जो है उसके बारे में आज हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी एग्ज़ाम्स आपके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम यहाँ देखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ्स, क्विजेस, ओएसपी नोट्स, ऑडियो सभी कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की, उसकी पीडीएफ लॉन्च हो गई है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है? तो हम बात करें निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, हम बात करें प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है। सो प्लांट किंगडम का तो हम कर ही रहे हैं, बाकी ओवरऑल हम यहाँ पर देखेंगे वर्गकी का। ठीक है, क्लासिफिकेशन के फादर की बात करें तो किसको कहा जाता है? आंसर इसका कार्ल लीनियस। ठीक है, और कैरोलस लीनियस भी आपको कहीं जगह पर मिलेगा। ठीक है, हम बात करें, ये एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की हम बात करें उसकी आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। इन्हें आधुनिक वर्गकी यानी कि वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही ये आधुनिक परिस्थिति की हम बात करें जो प्रेरणाओं में से भी एक हैं। ठीक है, हम बात करें मूलतः जो जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गकी या फिर टेक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, किंतु आजकल इसे व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है और जीव जंतुओं के वर्गीकरण सहित इसे ज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रयोग लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब लाया जाता है। फिर हम बात करें जो वस्तुओं व सिद्धांतों का वर्गीकरण है किया जाता है, आजकल तो हर चीज़ का क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हमने बात की है, वर्गकी के जो जनक हैं वही कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो आंसर क्या होगा? कार्ल लीनियस, कैरोलस लीनियस, दोनों आप याद रखेंगे। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी हम बात करें प्रस्तुत किया था? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कैरोलस लीनियस। ठीक है, बात तो इन्हीं की हो रही है यहाँ पर, बट क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे? सीधा सीधा तो इंडिया के थे, जर्मन थे, स्वीडिश थे या फिर ब्रिटिश थे? तो ये कहाँ के थे? ये थे स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश हम बात करें थे कौन? कैरोलस लीनियस या फिर कार्ल लीनियस, जिन्हें द्विनाम नामकरण जो हमने बात की ना, द्विनाम नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके बाद वर्गकी का पितामह जो है इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनका लाइफ स्पेन भी आप याद रख सकते हैं, 1707 से लेके 1778। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो हम बात करें ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? उनको रखा गया है फेनेरोगैम्स में। ठीक है, किस में रखा गया है? फेनेरोगैम्स में। हम बात करें जो पुष्पी पादप हैं उनको फेनेरोगैम्स में रखा गया है। फेनेरोगैम्स जो हैं उनके भ्रूण बीज के भीतर होता है। ठीक है, जो भ्रूण होता है वो बीज के भीतर होता है, इसमें पूर्ण रूप से विभेदित प्रजनन ऊतक जो है उपस्थित होते हैं। अब बात आ जाएगी अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो जिनमें पुष्प नहीं होते तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो उनको रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स उन पादपों को कहते हैं जिनमें हम बात करें क्या? पुष्प नहीं होते। ठीक है, जिनमें प्रजनन बीजाणु यानी कि स्पोर्स जो है उनकी सहायता से होता है। ठीक है, ग्रीक भाषा में क्रिप्टोस का अर्थ होता है गुप्त। ठीक है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई की हम बात करें तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो है स्पीसीज। ठीक है, बात करें 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की हम बात करें ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी अनुवाद में इसको क्या कहा जाता है? प्रजातियों की उत्पत्ति पर। ठीक है, इसको विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान के रूप में माना जाता है। ठीक है,
और 1872 के छठे संस्करण का नाम छोटा करके द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कर दिया गया। तो उससे हमें पता चलता है कि जो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है दैट इज स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स, तो जहाँ पे भी हाइड्रोफाइट्स जहाँ आ जाता है तो हमें उससे समझ में आ जाता है हाइड्रो डज मीन व्हाट, वाटर। आप इतना याद रखेंगे, हाइड्रो जहाँ पे मिलेगा तो समथिंग इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक आपने सुना होगा, वाटर हेटिंग, वाटर लविंग, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो ये जलीय पौधे होते हैं। हम बात करें हाइड्रोफाइट्स वे पादप हैं जो जलीय वातावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं। तो ये तो हमने देख लिया बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है कार्लिनियस का, तो जो पौधे हैं उनका क्या करेंगे, दो नाम में उनको लिखेंगे, ठीक है। तो दो जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं वंश एवं जाति का। पहले लिखेंगे वंश, इसके बाद लिखेंगे जाति। तो यही है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और किसने प्रतिपादन किया था इसका, तो कार्लस लीनियस ने, ठीक है। हम बात करें इनके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश यानी कि जीन्स और जाति यानी कि स्पीसीज को बताते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे प्याज का, तो प्याज की हम बात करें एलियम सेपा, ठीक है। तो ये जो है इसका हम बात करें साइंटिफिक नेम हो गया जिसमें पहले क्या आ गया, वंश आ गया इसका यानी कि जीनस आ गया इसका, और बाद में क्या जाति यानी कि स्पीसीज, कौन सी है, सेपा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी। बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी या विवृत बीजी, जिनको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ऐसे पौधे और ऐसे वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या फिर शंकुओं में अवस्था, जो शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं, ठीक है, जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते। जीवाणु की खोज किसने की, तो हम बात करें जीवाणु की जो खोज की गई थी वो की गई थी एंटिनो वॉन लुएनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, एंटिनो वॉन लुएनहॉक, ठीक है। हम बात करें 1682 में इन्होंने इसको सबसे पहले देखा था। इन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से दांत के, ठीक है, दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटनी वॉन ल्यूनहॉक को, ठीक है। और एक और चीज़, जीवाणु जो नाम किसने दिया, तो ये 1829 में एरनबर्ग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, एरनबर्ग के द्वारा दिया गया, ओके। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो हम बात करें जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, या फिर कुछ विविध पोषी कुछ स्वपोषी होते हैं, या फिर सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो हम बात करें जो सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जो अधिकांश जीवाणु हैं वो क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, परंतु कुछ जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी भी होते हैं, ठीक है। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन ना, तो उनको पौधा क्यों माना गया है, तो इसका जो आंसर है वो है इनमें जो कठोर कोशिका भित्ति है वो होती है। जबकि हमने देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उनमें यही डिफरेंसेस होते हैं कि प्लांट सेल में ना सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है जो उसको एक कठोर स्ट्रक्चर देती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होती। और क्या होता है प्लांट सेल में, तो प्लास्टिड होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते, है ना। सो इसमें क्या है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इनको पौधा माना गया है, ठीक है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, तो जीवाणुविक कोशिकाओं में हम बात करें, कोशिका भित्ति तो अभी देख ली हमने, जीव द्रव्य कला भी होती है और राइबोसोम्स भी होते हैं, जबकि सूत्रकणिका इसमें नहीं होती, ठीक है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका अनुपस्थित होती है, जबकि जीवाणु कोशिका में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो जीवाणु बैक्टीरिया की हम बात करें, जो साधारण जो आकृति होती है इनकी वो क्या होती है, छड़ रूपी होती है, ठीक है ना, वैसिली होती है, ठीक है। जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय जीव है,
इसका आकार कुछ हम बात करें मिलीमीटर तक ही होता है और इसकी आकृति गोल भी हो सकती है एवं मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ भी जो है इसकी आकृति हो सकती है। ठीक है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं गोलाणु। ठीक है ना, या फिर कोकी जो है इनको कहा जाता है। जो आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गोलाणु कहा जाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, सो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा क्या कहलाता है, कोकी या फिर कोकस जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि गोलाकार होता है और जो सबसे छोटा होता है। एक सर्पिल जीवाणु क्या कहलाएगा, तो सर्पिल जीवाणु, तो इनमें से हम देखकर भी बता सकते हैं, एलिमिनेट कर भी बता सकते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है ना, अगर जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसका शेप कैसा है, सर्पिल है, तो क्या कहलाएगा वो, स्पाइरिलम। सर्पिल या फिर हम बात करें कुंडलिनी। ठीक है, कुंडलिनी जीवाणु, यह जीवाणु सर्पिल रूप में मुड़े हुए एक या अनेक घुमाव वाले कार्क पेंच के समान होते हैं। ठीक है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे स्पाइरिलम, स्पाइरोचेट्स एंड हम बात करें कैम्पाईबैक्टर। ठीक है, ETC। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में जो है क्या वास्तविक केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसके शेप भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जीवाणु। ठीक है, हम बात करें मानव जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं, जिनका हम बात कर चुके हैं शेप जो आकार है वो कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल हो सकती है, ठीक है, सर्पिल हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जीवाणुओं का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए बैक्टीरियोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज, जो कि सूक्ष्म जैविकी की एक शाखा है। मानव शरीर में जितनी भी मानव कोशिकाएं हैं उसकी लगभग 10 गुना संख्या तो जीवाणु कोश की है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में जितनी भी हम बात करें सेल्स की, तो उसमें जो 10 गुना है वो क्या है, जीवाणु कोश की। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्ण की लवक। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्ण की लवक। पाश्चर की हम बात करें तो पाश्चर प्रसिद्ध हैं तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ठीक है, पाश्चर का नाम सभी ने सुना होगा, लुई पाश्चर। ठीक है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनके रोगाणुओं पर काम ने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बचाया है। उन्होंने भोजन और पेय पदार्थों पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने की एक विधि विकसित की जिसे पाश्चराइजेशन कहा जाता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो इनमें से हम बात करें, वैसे अभी तक हम देखते आ रहे थे बैक्टीरिया जीवाणु की बात करते हैं, इनमें से हम बात करें तो माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटा जीव है। ठीक है, छोटे आकार के प्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, जिसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जाता है और ये तापीय या अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक हम बात करें ई नॉकार्ट तथा ई रॉक्स ने प्लूरोमीनिया से पीड़ित पशु के पार्श्व तरल में इन जीवों की खोज की थी और इन सूक्ष्म जीवों को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इनका एक पर्टिकुलर नेम होता है जो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, हम बात करें वायुमंडल जो है हमारा एटमॉस्फेयर में, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अप्रोक्स 78 to 79%। लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए भी जो पौधे हैं वो इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते, है ना। पौधों में नाइट्रोजन जो गैस है वो अनुपयोगी होता है, लेकिन पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की जो क्षमता है उसका अभाव होता है। जबकि हम बात करें पौधे नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, NO3 एंड नाइट्राइट यानी कि NO2 के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन यानी कि फिक्स्ड नाइट्रोजन कहलाता है।
अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये जो है हम बात करें कुछ लेग्यूमिनस पादपों में तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं। मूल ग्रंथिकाओं में हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जैविक यौगिकों में बदल देते हैं, NO3 and the NO2, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि क्या रीज़न है? तो क्या होता है, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो जो आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, इंटेस्टाइन में पाया जाना जीवाणु है, वो कौन सा है? एशेरिशिया कोलाई। ठीक है, कौन सा है? एशेरिशिया कोलाई। ठीक है, हम बात करें इसको ई कोलाई ई कोलाई जो है इसका संक्षिप्त रूप है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप हानि रहित हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेट में कुछ हद तक इन्फेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो टीबी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है माइकोबैक्टीरियम। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम की हम बात करें, जो माइकोबैक्टीरियोसी है, ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियोसी कुल उसी का ये एक सदस्य है। इस वंश में हम बात करें 190 से अधिक ज्ञात जातियां सम्मिलित हैं। कई जातियां स्तनधारियों में गंभीर बीमारियों की रोगजनक हैं, ठीक है ना, जिनमें से एक हमने देख लिया माइक्रोबैक्टीरियम, जो कि क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की विषाक्तता जो उत्पन्न होती है वो होती है क्लॉस्ट्रीडियम बैटुलिनम, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। ठीक है, हम बात करें भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी। कौन से? क्लॉस्ट्रीडियम बैटुलिनम, जो कि बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने के कारण अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, जंगली खमीर जो हैं आदि भोजन को शीघ्रता से विषाक्त कर देते हैं और ये कारक जो है भोजन को अपघटित कर देते हैं, जिसके हम बात करें जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जीवाणुओं में। ठीक है, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक्स एक ऐसा पदार्थ है जो एक यौगिक है जो जीवाणु को हम बात करें मार डाल सकता है और उसके विकास को रोकता है, जबकि अधिकांशतः एक व्यापक समूह में कहाँ पाया जाता है? तो ये जीवाणुओं से ही ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो आंसर है इसका 64। ठीक है, जीवाणु अलैंगिक प्रजनन करते हैं, वे द्विखंडन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे कि जनक कोशिका यानी कि DNA का कॉपी करके फाइल बन जाता है। बाद में बीच से द्विखंडन द्वारा 2 भागों में विभाजन हो जाता है। विभाजन के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई है, जो पुत्री कोशिका है और जनक कोशिका, दोनों का जो DNA है वो समान होता है। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।